हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है समास। समास एक ऐसा विषय है जिससे हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और आजकल तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बच्चे वहाँ पर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि सवाल ही गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने बनाई है, जिससे कि आप समाज के जो सवाल हैं उनमें आप कंफ्यूज ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समास। यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इन वाक्यों को पढ़ते हैं। चलिए, पहला वाक्य है सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, यहाँ पर हमें चार शब्द या शब्दांश दिखाई दे रहे हैं। सत्य के लिए आग्रह एक बहुत ही लंबा लग रहा है, बोलने में बड़ा सा लग रहा है। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए, इसको छोटा बनाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, सत्याग्रह। तो अब मैंने इतना बड़ा बोलने के अलावा सत्य के लिए आग्रह, इन चार शब्दों के अलावा सीधा एक शब्द का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा, सत्याग्रह। ऐसे ही एक शब्द है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, यानी खेलने का स्थान। इसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र। ऐसे ही हाथ हाथ से लिखा हुआ, इसको मैं बोल दूंगा हस्त लिखित। नर और नारी, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ नर नारी। चार भुजाएं हैं जिसकी, इसको बोल सकते हैं चतुर्भुज। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन शब्दों में मैंने क्या किया, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द, छोटा शब्द बना दिया। एक, तो यही इसकी परिभाषा भी होगी समास की। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि समास का अर्थ ही क्या होता है, समास का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, उसको कहते हैं संक्षेपीकरण, यानी कि छोटा करना। तो हमने यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके एक नया शब्द बनाया, जो कि बोलने में ज़्यादा आसान है और ज़्यादा सरल है। और इसी प्रक्रिया को, इन शब्दों को छोटा करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। बाकी आगे डिटेल में हम समास पढ़ते हैं। आइए देखिए, समास का प्रयोग क्यों किया जाता है, समास से क्या फायदा है। समास का प्रयोग भाषा को संक्षेप करने के लिए, छोटा करने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए और उसमें सरलता और उसको सरल बनाने के लिए किया जाता है। अब जब हम समास प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर जो दो चीजें आती हैं, पहला है समस्त पद या सामासिक शब्द। जब समास के द्वारा, समास प्रक्रिया द्वारा हम किसी शब्द को छोटा करते हैं, शब्दों को छोटा करते हैं, तो एक नया शब्द बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, समस्त पद। इसी को हम समस्त पद या सामासिक शब्द भी बोलते हैं। दूसरी बात है, समास विग्रह क्या होता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। अब ये जो शब्द यहाँ समस्त पद बना है, इसको वापस से पहली अवस्था में लाने को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, इसके अंदर देखो दो पद होते हैं। समास विग्रह में कितने पद बनते हैं, दो पद बनते हैं। ये हो गया प्रथम पद, इसको पूर्व पद बोल देते हैं। ये जो पहला पद है, ये क्या कहलाएगा, पूर्व पद। पूर्व पद या पहला पद इसको बोलते हैं, पहला पद। और जो ये दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तर पद। इसको कहेंगे हम उत्तर पद या दूसरा पद। तो समास के अंदर कितने शब्द होते हैं, किसी भी समास के अंदर दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, या पूर्व पद या उत्तर पद हम इनको बोलते हैं। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। तो ये जो शब्द बने हैं, ये इन शब्दों के छोटा होने से बने हैं। तो ये जो शब्द हैं, इनको समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं, संधि और समास में अंतर। देखिए, संधि और समास में बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। तो संधि क्या है, समास क्या है, एक बार देख लो। संधि होती है वर्णों का मेल। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर संधि के लिए आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वीडियो के एंड में भी आपको दे दूंगा। आप वहां पर पूरी डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। संधि मैंने बहुत ही एक ट्रिक्स के साथ पढ़ाई है, आप जीवन में कभी संधि नहीं भूल पाओगे। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने संधि पढ़ाई है, आप मेरी डिटेल वीडियो वहां पर देख सकते हैं।
फिलहाल यहाँ पर अंतर बता देता हूँ। वर्णों का मेल, वर्णों का मेल कैसे होता है? जैसे सुरेंद्र शब्द है, सुरेंद्र, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, यहाँ पर वर्णों का मेल हुआ। जैसे सुर और इंद्र, तो यहाँ पर अ और ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गए। तो ये क्या हुआ? ये वर्णों का मेल हो गया, एक नया वर्ण बन गया। तो समास क्या होता है? ये शब्दों का मेल होता है। संधि वर्णों का मेल, समास शब्दों का मेल। वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन होता है। आप यहाँ पर देखेंगे अ और ई मिलकर ए बन गए, तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्ण मिलने से वर्ण परिवर्तन हो गया। समस्त पदों के बीच की विभक्तियां और समुच्चय बोधक का लोप होता है। यहाँ पर जो बीच की विभक्तियां होती हैं उसका लोप हो जाता है। जैसे राजगृह, राजा का गृह, राजा का घर। तो यहाँ पर जो ये बीच का जो विभक्ति है, इसको परसर्ग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परसर्ग। परसर्ग या विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वो हट जाती है। ये होता है समास के अंदर। संधि के अंदर संधि विच्छेद होता है। संधि नियमों द्वारा मिले वर्ण को फिर से पिछली अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? आपने देख लिया। समास द्वारा बने समस्त पद को फिर से पुरानी अवस्था में लाने को समास विग्रह कहते हैं। देखिए, कई शब्दों में संधि और समास दोनों उदाहरण हो सकते हैं। एक ही शब्द, उसमें संधि भी हो सकती है और उसी के अंदर समास भी हो सकता है। जैसे देवालय, देव आलय, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर कौन सी संधि है? बताइए, आ का डंडा आ गया, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जहां पर आ जाए वहां पर दीर्घ संधि होती है। और इसके अंदर समास भी है। देव आलय, दो शब्दों का मेल हो रहा है। देवों के लिए आलय स्थान, घर, तो यहाँ पर दोनों उदाहरण है। ऐसे ही षडानन, शट और आनंद, तो शटानन जो है यहाँ पर भी कौन सी संधि है? यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार संधि और समास दोनों का उदाहरण एक ही शब्द में हो सकता है। आगे देखते हैं समास के भेद। समास को देखो चार भागों में बांटा जाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अगर किसी एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको चार ही भेद वहां पर बताने हैं। अगर ऑप्शन में 6 है तो आपको 6 लगाने, और ऑप्शन में 4 है तो आपको 4 लगाने। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो ये देगा या फिर ये देगा। मुख्य रूप से समास चार प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। और ये पांचवा जो छठा प्रकार जो है, ये तत्पुरुष समास के ही अंग हैं। तो यहाँ पर क्रमधारी और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही अंग हैं। मुख्य रूप से समास चार प्रकार के होते हैं। अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अभी मैंने ऊपर आपको पद पढ़ाए थे, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो हर समास में दो पद होते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कैसे होता है वो आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहां पर समझ आ जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये याद कर लेना, ये एग्जाम में सवाल आता है। कौन से समास में दूसरा पद प्रधान होता है? ऑप्शन आ जाएंगे 4, तो अब आपको वहां पर बताना पड़ेगा। और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। इनको डिटेल में हम आइए पढ़ लेते हैं, चलते हैं। सबसे पहले है अविभाव समास। अविभाव दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह अव्यय, अव्यय भी कैसा? क्रिया विशेषण का काम करता हो। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होता है, जिस शब्द में कोई विकार नहीं आता, वो जो है पहला पद होता है अविभाव समास का। प्रथम पद अव्यय होता है, और प्रधान पद भी कौन सा होता है? प्रथम पद ही इसका प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, यथा शक्ति, निश्चिंत, ला, परवाह, भर, पेट, हथ, कड़ी, निर्भय। तो हमने यहाँ पर इसके पूर्व पद में क्या क्या पद हो सकते हैं? अनु, आ, प्रति, यथा, हर, भर, निर, निर, निश। इस तरह के शब्द, शब्दांश जो है वो अगर हमें प्रथम पद में दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और वो क्रिया विशेषण का काम करता है। ये तो बात हुई अव्यय की। इसका देखो एक और प्रकार से अव्ययभाव समास बनता है। देखिए, शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच। देखिए, एक ही जैसे शब्द जो है वो आवृत्ति हो रही है, दो बार आ रहा है एक ही शब्द। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, बीच ही बीच में। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। ये किसका काम कर रहे हैं? ये क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं।
जहां पर भी पूरा शब्द बनकर समस्त पद क्रिया विशेषण जैसा काम करे तो वहां पर समझ लेना अव्ययीभाव समास है। दूसरा एक और होता है, एक शब्द रिपीट होता है, बिल्कुल एक शब्द दो बार आ जाता है, जैसे घर घर, यानी हर घर, घर घर का मतलब हर घर, प्रत्येक घर, पल पल, हर पल, तिल तिल। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, यानी कि तिल तिल मतलब थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह के जो शब्द आपको दिखाई देंगे तो वो भी क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पर ये कर देते हैं, वो यहाँ पर इस योजक चिन्ह को देख करके इसको आंख नीचे क्या लगा देते हैं, द्वंद्व समास लगा देते हैं। इसको क्या लगा देते हैं, द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है। उसको भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि द्वंद्व में और अव्ययीभाव में जो कंफ्यूजन है वो आपको आगे से नहीं होगी। तो यहाँ पर योजक चिन्ह देख करके ही खाली कंफ्यूज नहीं होना, योजक चिन्ह अव्ययीभाव समास में भी आता है। तो ये था अव्ययीभाव समास। इसका पहला पद प्रधान होता है, तो इसका पहला पद प्रधान होता है, इसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पदों के बीच कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर शेष कार के प्रसर्गों या विभक्तियों का लोप हो जाता है। देखिए आपने कारक पढ़े होंगे, कारक जानते हैं, तो आप तत्पुरुष समास को भी समझ लेंगे। अगर आपको कारक में कुछ डाउट है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर मेरी कारक वाली वीडियो पूरी देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल से कारक के बारे में बताया है। कारक पढ़ने के बाद आपको तत्पुरुष समास आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो प्रधान पद होता है वो दूसरा पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर ये क्या है बीच में, राजसभा, राजा की सभा, ये जो बीच में ये शब्द क्या है, देखो गुण मुक्त, गुणों से मुक्त, ये जो बीच में शब्द है ये क्या है, ये कारकीय विभक्तियां हैं, ये कारक है, कारक चिन्ह या विभक्ति या प्रसर्ग तीनों का मतलब एक ही होता है, इनका लोप हो जाता है, यानी कि ये हट जाती हैं जब हम इसको समस्त पद के रूप में या सामासिक शब्द में बनाते हैं। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, छह भेद। समास के कितने भेद हैं, चार भेद। समास कितने प्रकार का होता है, ये भी सवाल आ जाता है, समास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, चार, पांच या छह। समास चार प्रकार के होते हैं। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। चलिए छह भेद कौन से, ये भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इससे पहले मैंने ये आपको एक टेबल दी है, इस टेबल में मैंने आपको विभक्तियों से इसको जोड़कर बताया। विभक्तियां आठ होती हैं, टोटल कारक जो होते हैं हमारे, कारक कितने होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में छह ही कारकों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, फिर कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। ये है परसर्ग, इनका लोप हो जाता है ये छह प्रकार के तत्पुरुष में। इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक के कारक चिन्ह को का लोप, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है, ये आपको रटना है इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है वो होती है को, इसका लोप हो जाता है, यानी कि क्रिया का जो फल है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वहां पर उसको कर्म कारक बोलते हैं। तो को विभक्ति का यहाँ पर लोप होगा। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को विभक्ति का लोप हो रहा है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। विदेश गद, विदेश को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। यहाँ पर को विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। आगे चलते हैं। करण तत्पुरुष के अंदर से किस अर्थ में, कार्य करने के साधन या साथ के अर्थ में। जब इस वाले से का लोप हो जाए, जैसे भूख मरा, भूख से मरा, मरा नहीं व्याकुल, जिसको बहुत भूख लगी है, साथ, भूख के साथ, बहुत ज्यादा भूखा। सूरकृत, सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा, सूरदास द्वारा रचित। हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, यानी कि हाथ के साथ। गुण युक्त, गुण के साथ, गुण से युक्त। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्मा हुआ। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, रेल यात्रा। देखिए यहाँ पर के शब्द आ गया, अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे के देख करके, क्योंकि ये संबंध कारक में भी आता है, ये संबंध कारक में आएगा, लेकिन वहां पर इसका अर्थ अलग होगा। यहाँ पर जो के द्वारा, यानी कि यात्रा कैसे करी, यात्रा का जो साधन है वो रेल है, तो मैंने बताया था साधन के रूप में। शल्य चिकित्सा, यानी कि शल्य चिकित्सा कहते हैं ऑपरेशन, सर्जरी को, जो ऑपरेशन होता है ना सर्जरी, तो शल्य चिकित्सा बोलते हैं। यानी चिकित्सा कैसी, शल्य वाली, यानी सर्जरी वाली, सर्जरी के साथ। तो यहाँ पर आप क्लियर हो जाना चाहिए कर्ण तत्पुरुष का कौन सा वाला से है, किस से का लोप हो रहा है। आगे चलते हैं।
संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना, अदा करना, प्रदान करना। तो इसकी विभक्ति होती है के लिए। तो के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे गौशाला, गाय के लिए शाला, गाय के लिए स्थान। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो यहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, रास्ते के लिए खर्च। तो यहाँ पर भी के लिए विभक्ति है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, देश के लिए भक्ति। ये सब क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। अपादान तत्पुरुष में भी से आता है। ये वाला से कर्ण तत्पुरुष के से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो से है इसका मतलब है अलग होने का अर्थ। अलग होने के अर्थ में जब से आए और उसका लोप हो जाए। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भटका हुआ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है, यहाँ पर जो से आ रहा है वो अलग होने का अर्थ में आ रहा है। जन्म से अंधा यानी कि आंख उसकी जन्म से चली गई, अलग हो गई, तो अलग होने का भाव आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, गुणहीन, गुण से हीन। पदच्युत, पद से हटा हुआ। आकाशवाणी, आकाश से आई हुई वाणी, आकाश से अलग होकर अलग होने का भाव आ रहा है। आकाश पतित, आकाश से गिरा हुआ। यहाँ पर जो से आ रहा है वो से अलग होने के अर्थ में आएगा, तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। आगे चलते हैं। संबंध तत्पुरुष, एक संज्ञा सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध होता है बताते हैं, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। तो इसकी विभक्ति होती है का, की, के। इन विभक्तियों का लोप होता है। जैसे सेनापति, सेना का पति। देशवासी, देश का वासी। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। कौन है राष्ट्रपिता? गांधी जी। ठीक है। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। मातृभाषा, माता की भाषा। मतदाता, मत को, मत का दाता, मत का दाता यानी मत देने वाला। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। राजगृह, राजा का गृह। आगे चलते हैं। अधिकरण तत्व, इसकी विभक्ति होती है में और, इसका कारक चिन्ह होता है में और पर, इनका लोप हो जाएगा। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। शरणागत, शरण में आगत, आया हुआ। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार। जलमग्न, जल में मग्न। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास। नीति निपुण, नीति में निपुण। दानवीर, दान में वीर। वनवास, वन में वास। श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास किया था। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के होते हैं वो कौन से होते हैं। इसका आप कंसेप्ट पकड़ लेना, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। विभक्ति पकड़ लेना, कौन सी विभक्ति या परसर्ग का लोप हो रहा है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास के 2 और भेद मैंने ऊपर ही बताए थे, कर्मधारय और द्विगु समास। तो कर्मधारय पढ़ते हैं पहले। पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। 2 पद होते हैं, ये भी बताया था, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों में किस प्रकार का, इनमें क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर प्रदेश पद में संबंध होता है। कर्मधारय समास में दोनों में कौन सा संबंध होता है, या तो ये वाला संबंध होगा उपमेय उपमान का, या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा की जाए, यानी कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है। और जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जिसमें तुलना की जाती है वो उपमान होता है। या फिर एक पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। विशेषण क्या होता है, विशेषण कहते हैं विशेषता को, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। इसका पद कौन सा प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय, दूसरा। ठीक है, इसका दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा, इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तत्पुरुष के ही दोनों अंग हैं। तो इनका भी वही पद प्रधान होगा जो तत्पुरुष का है। समझ आ रहा है? आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं। विशेषण विशेष्य अगर हो तो उसके उदाहरण देख लेते हैं, और उपमेय उपमान का संबंध अगर है तो उसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नील गाय, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है, ये क्या है, ये वाला जो पद है ये विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और ये क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषता है। नील गाय, नीली है जो गाय। इसी प्रकार पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, यानी कि अंबर की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, वस्त्र की।
ये दूसरा पद है हमारा, तो दूसरा पद प्रधान होता है इसमें। और ये विशेष्य है। लाल मिर्च, महादेव, नील गगन, गगन की विशेषता, कंठ की विशेषता, सज्जन, जन की विशेषता, कैसा है, सत है, अच्छा है। तो यहाँ पर कौन सा संबंध है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध है। ये उल्टा भी हो सकता है, पहला पद विशेष्य भी हो सकता है और दूसरा पद विशेषण भी हो सकता है। जैसे नरोत्तम, नरो में उत्तम, यहाँ पर पहला पद क्या है, विशेष्य है, और दूसरा पद क्या है, वो विशेषण है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, किंतु जो पद प्रधान होगा वो दूसरा ही होगा, ये भी ध्यान रख लेना। ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो पद होगा वो दूसरा ही पद प्रधान होगा, ये ध्यान रखना। कभी सोचो सर आपने विशेषण विशेष से पलट दिया तो पद भी पलट गए, नहीं, प्रधान पद जो होगा वो दूसरा ही होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा। ऐसे उपमा उपमान संबंध हो सकता है, जैसे कमल नयन, नयन की जो है तुलना की जा रही है, कमल के समान है, कोमल यानी कि नयन। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है वो क्या है, ये उपमेय है, और पहला पद क्या है, ये उपमान है। घन श्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुख। तो यहाँ पर दूसरा पद उपमेय है, और यहाँ पर दूसरा पद क्या, उपमान। लता, देह लता, देह रूपी लता, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, यानी कि स्त्री के समान सुंदर रत्न। गुरुदेव, गुरु के समान देव, गुरु रूपी देव। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है वो उपमान है, यहाँ पर उपमान है दूसरा पद, और ऊपर दूसरा पद क्या था, उपमेय था। किंतु प्रधान पद कौन सा होगा, वो दूसरा पद प्रधान होगा। यहाँ पर ये क्या है, ये प्रधान पद है। आगे चलते हैं। द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह अथवा समाहार का बोध कराता है। इसमें दो चीजें होती हैं, जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, संख्या का पता लगेगा, नंबर का पता लगेगा। जो पूरा पद होगा, समस्त पद होगा, वो एक समूह का, एक ग्रुप का, एक समाहार का बोध कराएगा। जैसे चवन्नी, चार आनों का समूह, चवन्नी यानी कि चार, ये संख्यावाची होगा। पंजाब, पंच यानी पांच आबों का समूह, पांच पानियों का समूह, पांच पानी यानी पांच नदियां, पांच नदियां गुजरती हैं पंजाब से, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। सप्तसई, 702 का समूह। तो यहाँ पर चवन्नी चार, पंज तीन, सत, सतसई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है। सतसई किसकी थी, ये कवि बिहारी हैं, कवि बिहारी हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में एक ही रचना लिखी और इसको लिखकर वो अमर हो गए। इन्होंने सबसे लिखी थी 702 होगी, यानी 700 से अधिक इन्होंने दोहे लिखे थे, ये रीतिकाल के कवि थे, और इन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया सतसई को लिखकर। आगे चलते हैं। दोपहर, तो यहाँ पर दो आ गया, देखो यहाँ पर चार आया, पांच आया, तीन आया, सात आया, नंबर आ गए, यहाँ पर भी सात आया। सप्तऋषि, देखो दो पैर, आपको पता है एक दिन में कितने पैर होते हैं, एक दिन में 8 पहर होते हैं। 3 घंटे का एक पहर होता है, 3 घंटे का एक पहर होता है। पहला पहर जो होता है वो सुबह 6 से 9 बजे तक होता है। फिर हर 3-3 घंटे में ऐसे ही आप लगा लो, 9 से लेकर 12 तक दोपहर होती है, ठीक है। 12 के बाद 3 बजे तक, 12 से लेकर 3 बजे तक तीसरा पहर होता है, जिसे आप दोपहर समझते हो। ये दोपहर नहीं होती, ये तिपहर होती है। दोपहर ये होता है 9 से 12। चलो, ये आउट ऑफ द टॉपिक है। सप्तऋषि, यहाँ पर नंबर कितना आ गया, 7 आ गया। चौमास है, यहाँ पर नंबर 4 आ गया। नवरत्न, यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हो जिसमें, तो आपको समझ में आ रहा है। जहां पर पहला पद संख्यावाची हो, जहां पर पहले जो शब्द है वहां पर पहले पद में नंबर निकल कर आ जाए, कोई भी अब नंबर निकल कर आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, और जो पूरा पद है वो एक समूह का बोध कराएगा। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की पहचान ये है, समस्त पद में जो जो समस्त पद हमारा बनेगा उसमें योजक चिन्ह लगा मिलता है प्राय। अधिकतर उसमें क्या देखने को मिलेगा, योजक चिन्ह। ये वाला जो चिन्ह होता है इसको योजक चिन्ह कहते हैं। विग्रह करने पर, जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं, उसको अलग करते हैं, तो और तथा एवं जैसे शब्द लग जाते हैं, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे योजक चिन्ह आ गया, देखो अपना और, अपना और पराया, और आ गया ना यहाँ पर, और तो ना तो इसका वेटेज ज्यादा है ना ही इसका वेटेज ज्यादा है, ना तो ये ज्यादा भारी है ना ये ज्यादा हल्का है, तो और आ गया तो इसका मतलब दोनों ही बराबर है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर योजक चिन्ह आ गया रात और दिन, देश और विदेश, देश तथा विदेश, सीता और राम, ऊंच और नीच। तो यहाँ पर और समास विग्रह करने पर और तथा एवं, बस ये तीन ही अर्थ आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि शब्द के बीच में यहाँ पर आपको योजक चिन्ह नहीं भी मिलेगा,
देखने को, तो आप सोचोगे अरे योजक चिन्ह तो नहीं है, तो कौन सा समास है, समझ ही नहीं आ रहा। योजक चिन्ह तो नहीं है, द्वंद्व तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप जो दोनों पद हैं उनमें देखो, क्या उन दोनों पद में विग्रह करने पर और का अर्थ आ रहा है, और शब्द लग रहा है। तो दूध दही, तो इसका अर्थ होता है दूध और दही। योजक चिन्ह नहीं आया, लेकिन फिर भी ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। कृष्ण अर्जुन। अब देखिए यहाँ पर तो बीच में शब्द भी नहीं टूटा, यहाँ पर तो शब्द ही पूरा आ गया, कृष्ण अर्जुन। तो कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण तथा अर्जुन। जलवायु, ये पूरे पूरे शब्द आ गए, इसमें ना तो कोई योजक चिन्ह है और ना ही ये शब्द बीच में से टूटा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जल और वायु। तो ये देखिए इस तरीके से आपके साथ एग्जामिनर खेलता है, और आपको इस तरह के वो उदाहरण दे देगा और पूछेगा कौन सा समास है। आप वहां पे योजक चिन्ह ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि आपने तो ट्रिक्स में योजक चिन्ह पढ़े थे, और वो सवाल गलत। न्यून अधिक, न्यून और अधिक। न्यून यानी कम, और अधिक। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है द्वंद्व समास में, कि यहाँ पर जो समास विग्रह है उसमें जो अर्थ आएगा वो और का अर्थ आएगा, समास विग्रह में और शब्द लग जाएगा। बस यही बात ध्यान रखनी है, मुख्य बात यही है इसमें। और योजक चिन्ह दिखाई दे तो वहां पर भी देखना आपको कि इसमें विग्रह करने पर और आ रहा है या नहीं आ रहा विग्रह, क्योंकि योजक चिन्ह तो हमारा अविभाव समास में भी हमने पढ़ाया था, तो जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह होगा तो 100% वहां पर द्वंद्व समास होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको अर्थ पकड़ना है कि वो अर्थ क्या दे रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है, आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास। देखिए ये समास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका कोई पद प्रधान, देखो अगर ये सवाल आए तो वो कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो वो बहुव्रीहि है। वो कौन सा समास है जिसके दोनों पद गौण होते हैं। गौण मतलब एक तो होता है मुख्य, उसका विपरीत होता है गौण, मुख्य नहीं है, यानी कि दोनों पद गौण है, तो वो बहुव्रीहि है। या कोई अन्य पद प्रधान है, या फिर वो कहे कोई तीसरा पद प्रधान, इसमें से कुछ भी तरीके की बात वो बोले तो इसका मतलब वो बहुव्रीहि समास की बात है। ठीक है, कहने को किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, आपको अलर्ट रहना है। अब मैंने इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, जो एग्जाम्पल उदाहरण एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लगभग लगभग मैंने वो काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लेने की कोशिश की है, तो उसी में से ही आता है, तो इन्हें आप एक बार ध्यान से देख लें। त्रिलोचन, तीन लोचन, लोचन मतलब नेत्र हैं जिसके, जैसे शिव जी के तीन नेत्र होते हैं, तो हर तीन लोचन वाले को, जिसके तीन आंख होती हैं, उसको त्रिलोचन नहीं कहेंगे, बल्कि जो त्रिलोचन जो शब्द है ये रूढ़ हो गया है शिव जी के लिए, ये सिर्फ स्पेशली शिव जी के लिए ही यूज होता है त्रिलोचन, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास है। गिरिधर, गिरी को धरने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो देखिए यहाँ पर जो अर्थ निकल कर आ रहा है ये शिव का, ना तो यहाँ नीले से कोई मतलब है, ना ही कंठ से कोई मतलब है, ना तो पहले पद से कोई लेना देना, इसके अर्थ जब निकल के आएगा, ना ही दूसरे ही पद से कोई लेना देना है। शिव जी जो है वो अलग ही है, उनके लिए रूढ़ हो गया है नीलकंठ शब्द, इन दोनों ही पदों से कोई मतलब नहीं है, कुछ तीसरा ही यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। और हमने ये पढ़ाया था शब्द विचार के अंदर, तो शब्दों के जो प्रकार पढ़ाए थे उसमें हमने पढ़ाया था योग रूढ़ शब्द, आपको पढ़ाया था। योग रूढ़ शब्द ही बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्या है, योग रूढ़ शब्द, शब्दों के प्रकार बताए थे हमने रचना के आधार पर। अगर आपने शब्द विचार वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहां पर आप डिटेल में शब्दों के प्रकार समझ जाएंगे। विषधर, विष को धारण करने वाला, ना तो विष से कोई मतलब है ना उसको धारण करने वाले से कोई मतलब है, बल्कि ये जो शब्द है इस सब के लिए ही इस्तेमाल होता है, जबकि हर विष को धरने वाले के लिए ये इस्तेमाल होना चाहिए था, परंतु सिर्फ सांप को ही हम विषधर कहते हैं। समझ में आ रहा है। निशाचर, रात्रि में विचरण, निशा रात्रि को कहते हैं, रात्रि में विचरण करने वाला। अगर कोई रात में बाहर घूम रहा है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई ये निशाचर घूम रहा है, वो अगर कह दिया तो मारेगा और पकड़ के, तो बल्कि ये निशाचर जो शब्द है ये रूढ़ हो गया है राक्षस के लिए, निशाचर राक्षस को बोलते हैं एक प्रकार का। सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र, अर्थात कर्ण। सिर फिरा, सिर फिरा हो जिसका, जिसका सिर फिरा हुआ हो, यानी कि कहने का मतलब है सिर फिराम, सन के आदमी को सिर फिरा कहते हैं, उसका सच में सिर घुमा हुआ नहीं होता। हम उसका जो अर्थ है ना तो सिर से कोई मतलब है ना फिरे हुए से कोई मतलब है, बल्कि सनक से मतलब है, सन की व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं, बहुव्रीहि समास के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। षडानन, छह आनन वाला। देखिए यहाँ पर द्विगु समास भी हो सकता है, यहाँ पर द्विगु समास भी हो सकता है, दशानन षडानन, क्योंकि यहाँ पर जो पहला जो पद है वो संख्यावाची है। ठीक है,
कहाँ द्विगु होगा, कहाँ बहुव्रीहि होगा, वो हम अभी बताते हैं। षडानन, षडानन का जो अर्थ होता है छह आनन वाला, अर्थात कार्तिकेय। ये ये भी एक तरह के देवता होते हैं, भगवान होते हैं। चतुर्भुज, इसमें भी द्विगु समास है। चार भुजाएं हो जिसकी, यानी कि विष्णु जी। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, यानी गणेश जी। पीताम्बर, पीले वस्त्र हो जिसके, पीला वस्त्र धारण किया हो, श्री श्री कृष्ण को कहते हैं। दिगंबर, दिगंबर यानी कि दिक धन अंबर, इसमें संधि भी है देखो। दिगंबर शब्द में संधि है, कौन सी? दिक जमा अंबर, इसमें व्यंजन संधि है। तो दिगंबर जो होते हैं, दिक मतलब दिशाओं को जिसने अपना वस्त्र बना लिया हो, अर्थात जो नग्न अवस्था में हो। तो हर नंगे व्यक्ति को दिगंबर तो नहीं कहेंगे, ये शब्द रूढ़ हो गया है। जैन साधु होते हैं दिगंबर, एक संप्रदाय होता है जैन के अंदर, उन्हें दिगंबर कहते हैं। तिरंगा, तीन रंग हो जिसमें, अब जिसमें तीन रंग हो उसको तिरंगा नहीं कहेंगे, बल्कि झंडे को ही हम तिरंगा कहते हैं। तो ये तीसरा पद प्रधान है, ठीक है, यानी कोई अन्य पद प्रधान है। दशानन, 10 मुख वाला, 10 आनन हो जिसके, अर्थात रावण। पंचांग, पंचांग कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो जो कैलेंडर है, देखिए तीन तरह के होते हैं। एक इस्लामिक कैलेंडर होता है, एक ईस्वी वाला होता है, ईसा मसीह के जन्म वाला, और एक पंचांग होता है जिसे विक्रमी संवत बोलते हैं। तो उसको हम पंचांग कहते हैं। 5 अंग हो जिसमें, 5 अंग कौन कौन से होते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, इस तरह के कुछ 5 अंगों को मिला के। लेकिन 5 अंग जिसके हो उसको पंचांग नहीं कहेंगे, बल्कि ये कैलेंडर के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये थे वो शब्द जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसमें मुझे बताना कौन सा समास है। एक विद्यार्थी है छठी सातवीं कक्षा का, उसको एक एक्टिविटी दी जाती है, उसके दौरान वो अपने मुख जैसी और तस्वीर लगाकर अपने जो फोटो है, अपने मुख का फोटो बनवाता है, या जो भी बनाता है तस्वीर निकालता है, वो बहुत सारी तस्वीर बना लेता है और दशानन बन जाता, दशानन बन गया। अपने ही मुख की, अपने ही चेहरे की तस्वीर बनाकर वो लगा ली और दशानन बन गया। तो जो रेखांकित शब्द है, यानी दशानन जो शब्द है, इस शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। बताइए आप, इसमें कौन सा समास है? तो मैंने अभी क्या कह रहा सर, आपने भी तो बताया दशानन में कौन सा समास होता है। दशानन में बहुरी समास है, ये तो बहुरी समास हो गया, काम खत्म, बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जी नहीं, इसमें बहुरी समास नहीं है, आपका सवाल गलत हो गया। इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है, ये इसका सही आंसर है। मैंने आपको पहले कहा था, आपको अर्थ पकड़ना है, आपको ट्रिक के चक्कर के पीछे नहीं भागना, आपको अर्थ पकड़ना है। अर्थ यहाँ पर क्या आ रहा है? उस बच्चे ने अपने ही मुख की 10 तस्वीर बना ली और वो दशानन बन गया, 10 मुख वाला बन गया। अब यहाँ पर जो दशानन है, ये कौन सा है? ये द्विगु समास कहलाएगा। दश आनंद, 10 मुख वाला। यहाँ पर 10 मुख वाला रावण के अर्थ में यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर 10 मुख वाला उसके खुद के लिए यूज हो रहा है। तो अब आप मेरी बात समझिए, इसलिए कह रहा था। तो यहाँ पर जब भी बहुव्रीहि समास हो द्विगु समास में, आप एक बार देख लेना कि वहां पर अर्थ क्या आ रहा है, उसके ही अनुसार वहां पर समास होगा। चलिए कुछ सवाल अब हम आप यहाँ पर कर लेते हैं, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस तरह से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, रेखांकित शब्दों के समास बताने। पिताजी आराम के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसके लिए समास, यानी कि सामासिक शब्द क्या होगा? इसके लिए सामासिक शब्द होगा आराम कुर्सी, आराम कुर्सी, ये सामासिक शब्द हो जाएगा। और कौन सा आराम कुर्सी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति आ गई। काजू बादाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। काजू बादाम, तो कौन सा अर्थ आ रहा है यहाँ पर? काजू और बादाम, तो और विभक्त और आ गया यहाँ पर। और किस में आता है? ये समुच्चय बोधक किस में आता है बताइए? ये द्वंद्व समास में। ये किस में आता है? द्वंद्व समास। त्रिफला और नव स्फूर्ति में कौन सा समास? त्रिफला में यानी कि 3 का अंक आ गया, नव स्फूर्ति में 9 का अंक आ गया, तो इसमें द्विगु समास है। महात्मा, तो यहाँ पर आत्मा की विशेषता कैसी है? आत्मा की विशेषता है महान। ये आत्मा तो हो गया हमारा विशेष्य, और महान हो गया हमारी क्या? विशेषण। तो विशेषण विशेष से संबंध किसमें होता है? कर्मधारय में होता है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से सवाल आएंगे और आपको इसी तरीके से देखना है। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, इसका तो मैंने उदाहरण भी दिया था। तो यहाँ भी कर्मधारय है, और ये कौन सा कर्मधारय है? ये उपमेय उपमान वाला है, उपमेय उपमान। गण का पति, गणपति, देखिए गण का पति गणपति में कौन सा समास है? गणपति जो शब्द है, देखिए गणपति शब्द बहुव्रीहि है जब ये भगवान के लिए प्रयोग किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है उसका, वो कह रहा है गण का पति। गण का पति की बात हो रही है, तो भगवान की यहाँ पर बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर गणेश जी की कोई बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा? क विभक्ति देखो, अब यहाँ पर क किस में आती है? तत्पुरुष में आती है, ये तत्पुरुष समास है।
और तत्पुरुष में भी कौन सा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास है, ये बहुव्रीहि नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पर आपको अर्थ पकड़ना है। अगर आपने अर्थ पकड़ लिया, समास अपने आप समझ आ जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? जिसमें और आता है, ये और ये किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। तो इस तरह के सवाल आएंगे, बड़े ही प्यार से उन्हें सॉल्व कर लेना, मेरी वीडियो पूरी देख लेना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। आपसे एक गुजारिश है कि दोस्तों, अगर आपको वीडियो में ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, बहुत मेहनत करके आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।